मैं कोई टॉपर नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं खुद अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर हूँ और एक फेलियर के टैग के साथ बैठा हूँ। ये वीडियो मैं कोई सॉल्यूशन देने के लिए या कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बना रहा। मुझे मालूम है वो फीलिंग, जब हम हर जगह से हार जाते हैं, जब हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अपने दोस्तों से बात करने में शर्म होती है, अपने पेरेंट्स की आंखों में देख के गिल्ट होता है। मैं इस फेज़ से गुजर चुका हूँ और शायद अभी भी उसी फेज़ में हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मेरी बातों से आप रिलेट कर सकते हो। शायद मेरी बातों से आपका थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। शायद इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो अब एक-एक करके मैं तुम्हारा सारा डर दूर करता हूँ। तुम बस चुपचाप बैठकर मुझे सुनो और मैं जो सवाल पूछता हूँ उसका ऑनेस्टली आंसर करो। सबसे पहले तो यार इस एग्ज़ाम की ही बात करते हैं, जिसे तुमने इतना बड़ा बना लिया है कि इसके सामने तुम्हें तुम्हारी लाइफ़ ही छोटी लग रही है। लिटरली लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। पापा आई क्विट, मुझसे नहीं हो पाया, मैं हार गया, मैं नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। भाई क्या कर रहे हो? पता है दिक्कत क्या है? हम या तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाते हैं या एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाते हैं। एक्सट्रीमली पॉजिटिव, भाई आईटी एनआईटी कुछ नहीं होता, सब फालतू हैं, स्किल्स मैटर करते हैं। भाई मैटर करता है स्किल्स, बट आईआईटी के टैग को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज तुम्हारा आईआईटी में नहीं हुआ इट डजंट मीन कि आईआईटी वर्थ इट नहीं है। लेकिन तुझे ये मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी कि तू ये समझ सके इट वाज जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम। यूपीएससी थोड़ी था यार कि तूने क्रैक कर लिया, वाओ कांग्रेचुलेशन, आप एक शहर के राजा हो। नहीं, अगर तूने ये क्लियर कर लिया, पहली बात तो यहाँ पास या फेल जैसा कुछ नहीं होता। यू आइदर गेट अ हायर रैंक और अ लोअर रैंक। क्या होगा हायर रैंक पे? तुम्हें एक बेहतर कॉलेज मिलेगा, बेहतर ब्रांच मिलेगा। लोअर रैंक पे क्या होगा? इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लोअर ब्रांच, लोअर कॉलेज ये मिलेगा। और क्या होगा वहाँ पे? वहाँ तुम्हें पढ़ाई करनी है 4 साल तक इंजीनियरिंग की। इट इज़ जस्ट एन एंट्री टेस्ट। यहाँ से तुम्हारा करियर स्टार्ट होता है, ख़त्म नहीं। इट इज़ जस्ट यू जो ओवर थिंक कर रहा है, खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। और ये होते हैं एक्सट्रीमली निगेटिव लोग कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, मैं तो एक फेलियर हूँ। भाई मेरे एक सवाल का ऑनेस्टली जवाब दो, तुम आईटीएन बनना चाहते थे या इंजीनियर बनना चाहते थे? ओवर थिंकर है ना तू? बता कमेंट में कि ये सवाल कितना ज़्यादा डीप है। हाँ भाई, क्यों चूज़ किया तुमने साइंस स्ट्रीम को? क्यों चूज़ किया तुमने इस फील्ड को? पता है आज से 2-3 साल बाद तुम किसी से ये नहीं पूछ सकते कि तुम क्यों जेईई के फील्ड में आए, क्यों तुमने नीट चूज़ किया, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें क्लास 6-8 से ही रैट रेस में दौड़ा दिया गया, जिनका डिसीजन किसी और ने ही ले लिया। लेकिन मुझे मालूम है तुम वो नहीं हो। तुमने खुद चूज़ किया था इस पाथ को, इस जर्नी को। क्यों चूज़ किया था? सिर्फ इसलिए कि आईटी नाम के कॉलेज में एडमिशन हो जाए? मैं बताता हूँ, तुमने ये पाथ इसलिए चूज़ किया क्योंकि तुम सुंदर पिचाई जैसे लोगों से इंस्पायर थे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ क्रिएट करनी थी। इंडिया को टेक्नोलॉजी की फील्ड में सबसे आगे लेके जाना था। पर पता नहीं पिछले 2 साल में ये ड्रीम कहाँ ख़त्म हो गया और तुझे ये क्यों लगता है कि तू अब इसे पूरा नहीं कर पाएगा? पता है यही डिफरेंस है कि क्यों आईआईटीज़ को टॉप पे माना जाता है। बिकॉज़ ऑफ देयर एनवायरनमेंट, बिकॉज़ ऑफ देयर स्टूडेंट्स। वहाँ के बच्चे कुछ करना चाहते हैं, पैशनेट होते हैं, एस्पिरेशनल होते हैं। जबकि लोअर कॉलेजेस में तुम्हें मैक्सिमम भीड़ मिलती है जो सिर्फ एंजॉय करने के लिए आई है। और यही रीज़न है कि जब एक अच्छा स्टूडेंट भी यहाँ जाता है तो वो मीडियोकर बन के रह जाता है। एक रियलिटी बताऊँ, आईटी का ड्रीम कोचिंग वालों ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया। इतना बड़ा हैवॉक क्रिएट कर दिया कि भाई अगर तुमने आईटी क्रैक कर लिया तो भाई साहब पता नहीं तुम कितने बड़े देवता हो, और अगर तुम नहीं कर पाए तो भाई तुम तो कुछ हो ही नहीं। इतना ही नहीं, ये कोचिंग वाले तुम्हारे इमोशन के साथ खेलते हैं। तुमने कभी ऑब्जर्व किया है, इन लोगों ने तुम्हें मसीहा बना दिया है, अपनी फैमिली का मसीहा। बेटा तुम ही हो वो जो अपने फैमिली को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाएगा, डेवलप करेगा, सपने पूरे करेगा। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, इनफैक्ट ये चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक ही समय पे बहुत कुछ करना चाह रहे हो? आई मीन क्या कर लोगे तुम अभी? मसीहा बनने के चक्कर में तुम्हें नहीं लगता कि तुम अननेसेसरी प्रेशर ले रहे हो कि भाई मेरे से एग्ज़ाम नहीं निकला, अब मैं कैसे डेवलप कर पाऊँगा, कैसे ड्रीम्स पूरा कर पाऊँगा? भाई अभी बहुत मौके मिलेंगे तुम्हें अपने कंडीशन को बदलने के लिए। मैं तुम्हें एक और रियलिटी बताता हूँ। बहुत से लोगों को अभी फील हुआ होगा कि वो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहे थे, वरना उन्हें रैट रेस में पता ही नहीं चला कि वो पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और किसके लिए पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन आया भी दिमाग में तो कोचिंग वालों ने कह दिया बेटा अभी ये सब मत सोचो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ, तुम्हारे पास अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। पता है आईटीएन का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो आईटी से पास आउट है, जिसने आईटी से ग्रेजुएशन की है। आईटीएन अब एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म बन चुका है, एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो सुपीरियर है, जो बाकियों से सुपीरियर है, जिसका दिमाग अलग लेवल पे काम करता है, जिसका माइंडसेट ही अलग है, जो इंस्पायर करता है दूसरों को। मधुर विरली एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो आईटी दिल्ली से पास आउट है। उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था कि आईटी में तुम्हें एक ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें देख के तुम्हें लगेगा कि यार ये कैसे आईटी पहुंच गया, जिन्हें देख के तुम्हें डाउट होगा कि ये कैसे आईटीएन बन गया। ऑन द अदर हैंड तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके बिहेवियर, जिनका माइंडसेट देख के तुम्हें लगेगा कि यार ये तो आईटीएन है। और यही चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि डिग्री से नहीं, दिमाग से आईटीएन बनना है। अब बात करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तुम्हें पता है ये आधा सच है, मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ। 2 कैटेगरी होती है। पहले वो लोग जिन्हें दूसरे कहते हैं कि तुझसे एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हुआ तो अब कुछ नहीं कर सकता। दूसरे वो लोग जो खुद को ही बोलते हैं कि चूँकि मुझसे ये एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हुआ अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। चलो पहले फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, जिन्हें दूसरों की बातों का कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, जो दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिन्हें लोगों ने मुँह पर कह दिया कि आपसे एग्ज़ाम नहीं निकला, अब आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ब्रो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर तुम क्लास 12 में हो देन यू आर मैच्योर इनफ कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे आसपास में कौन से लोग रियल हैं और कौन से फेक हैं। जब तुम इनकी रियलिटी जानते हो तो तुम्हें क्यों इनकी बातों का बुरा लग रहा है?
तुम्हें क्या लगा था कि जब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा तो ये लोग खुश होंगे, शाबाशी देंगे, तारीफ़ करेंगे? नहीं, सब कुछ ऊपर-ऊपर से होगा। अंदर ही अंदर ये लोग इंतज़ार करेंगे कि अगली बार तुम कब फ़ेल होगे। और ये चीज़ मेरे बंधु तुम जानते हो। तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें उल्टा-सीधा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम सच में ऐसे हो? नहीं, ये लोग तुम्हें बुरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि तुम्हें इनकी बातों का बुरा लगे। तुम डिमोटिवेट हो जाओ, तुम्हारा मोराल डाउन हो जाए और तुम दोबारा फिर कभी इतना बड़ा ड्रीम देखने की हिम्मत भी ना करो। और तुम इनके ट्रैप में फँसते चले जा रहे हो। पेरेंट्स की बात करें तो वो अपसेट हुए होंगे, उन्हें थोड़ा-सा बुरा भी लगा होगा। हो सकता है उन्होंने तुम्हें डाँटा भी हो। एंड आई विल से कि अच्छा ही है अगर उन्होंने तुम्हें डाँटा, क्योंकि अगर यही चीज़ 1 साल पहले पड़ जाती तो शायद ये रिज़ल्ट नहीं आता। देखो ऑनेस्टली बताना, ये चीज़ तुम्हें भी समझ आ गया होगा ऑनलाइन प्रिपरेशन करके कि कंटेंट में तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ टॉप क्वालिटी का है। बस एक जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन की वो ये है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि तुमने लेक्चर किया या नहीं, तुमने डीपीपी सॉल्व किया या नहीं, तुम टेस्ट दे रहे हो या नहीं, तुम नोट्स बना रहे हो या नहीं, कोई नहीं है देखने वाला। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये चीज़ कम्प्लीटली नॉर्मल है, हर कोई फेस करता है, इसलिए इतना प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो खुद पे ही सेल्फ डाउट कर रहे हैं सिर्फ एक रिजल्ट की वजह से, और यहाँ सबसे बड़ा रीज़न है उनका टॉक्सिक ईगो, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी फेलियर देखा नहीं, बचपन से क्लास में टॉप करते आए हैं, वन ऑफ द टॉपर्स रह चुके हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि मैं फ़ेल हो गया, मैं तो ऐसा था वैसा था और अब इतना बड़ा डाउनफॉल। देखो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, लास्ट ईयर मेरा जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था और इस साल भी मेरा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। द ओनली डिफरेंस जो मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर और इस साल में वो ये था कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मैं थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इमोशनली मैच्योर। पिछले साल क्या था कि मैं कोई कुछ नहीं भी बोल रहा था फिर भी मैं अंदर ही अंदर प्रेशर लिए जा रहा था खुद ही। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, किसी से वो यू नो शर्म आ रही थी मुझे लोगों के सामने जाने में कि ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्ट योर रिजल्ट। नो डाउट वो रिजल्ट तुम्हारा पोटेंशियल डिफाइन नहीं करता, तुम्हें लिमिट नहीं करता कि तुम फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो ये ज़रूर बताता है, ये ज़रूर रिफ्लेक्ट करता है कि तुमने अब तक क्या किया, तुमने क्या क्या गलतियाँ की। ऑनेस्टली बताना, तुमसे गलतियाँ तो हुई हैं, तुमने कहीं काम चोरी की, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए या कोई और रीज़न्स। एक्सेप्ट करो उन गलतियों को। एक और चीज़, अभी तुम्हें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें ज्ञान देंगे कि ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता दो। ऐसी गलती मत करना, उन्हें सिर्फ उतना ही बताओ जितना कि वो समझ सकते हैं, वरना फिर तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम्हारी बातों से उनके माइंड में एक इमेज बन जाएगा तुम्हारा, और जो कि हो सकता है तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे किसी डिसीजन को अफेक्ट करे। सो अपने गलतियों को रिकॉग्नाइज़ करो, इम्प्रूव करो और दूसरों को उतना ही बताओ जितना वो समझने के काबिल हैं। अब बात करते हैं रिग्रेट, गिल्ट, पछतावा। इसे समझाने के लिए तुम्हें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। क्लास 9 तक तुम्हें आईटी के बारे में पता चल चुका था। क्लास 10th में तुम थोड़ा सा अटेंशन देने लगे थे पीसीएम को, क्योंकि तुम्हें कंफर्म था कि तुम मैथ्स लेने वाले हो 11th में जाकर। 11th में तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, मई में बोर्ड एग्जाम एंड हुआ, जून से बैचेस स्टार्ट हुए। जैसे ही बैच स्टार्ट हुआ तुम सारे दोस्तों से डिस्कनेक्ट हो गए, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए और फुली फोकस्ड हो गए प्रिपरेशन के लिए। बट फॉर सम रीजंस सितंबर आते आते तुम्हारे बैकलॉग्स बन गए। अब चूँकि तुम्हें कोई समझाने वाला था नहीं, तुमने खुद से ही प्लान बनाया, खुद से ही फाइट मारी बैकलॉग्स कवर करने के लिए। बट स्टिल 11th एंड आते आते कुछ चैप्टर्स जैसे एसएचएम, वेब्स ये अनटच्ड ही रह गए। फिर क्लास 12 स्टार्ट हुआ, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए तुमने अपना प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट किया। लेकिन फिर बैचेस में 3-3 लेक्चर्स होने लगे, फिर से बैकलॉग्स बन गए। 11th के बैकलॉग थे ही, 12th के अलग से बन गए, लेकिन तुमने फिर से फाइट मारी। 11th के भी कवर किए, 12th के भी कवर किए, पूरा नहीं हो पाया पर तुमने किया। फिर फाइनली एक पॉइंट ऐसा आया होगा जब तुम बैच से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए और प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल्स जैसी चीज़ों में फंस गए। फिर जनवरी अटैम्प्ट हुआ, फिर ऐसे ही करके अप्रैल अटैम्प्ट हुआ, बीच में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स भी थे। अब मुझे कुछ सवालों का ऑनेस्टली जवाब देना। क्या ऐसा हुआ है कि एक हफ्ते तक तुमने कोई भी लेक्चर नहीं किया, 10 दिन तक, 15 दिन तक तुमने कोई लेक्चर नहीं किया, 1 महीने तक तुमने कोई लेक्चर नहीं किया, फुल मंथ वेस्टेड? हुआ था ऐसा? बट यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़, तुमने कई बार कम बैक किया, तुमने कई बार खुद को वापस से ट्रैक पर लाया, बार बार खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। यू नो डिस्पाइट वेस्टिंग अ मंथ तुमने वापस से प्लानर बनाया, सारे बैकलॉग्स लिखे, इतने इतने बैकलॉग्स हैं, ऐसे ऐसे कवर होगा, और तुम लग गए कवर करने में। टीचर ने बोला था कि एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होते थे, स्टिल तुम टेस्ट देते थे। द रीज़न मैं तुम्हें फ्लैशबैक में ले गया वो यही था कि तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ तो पता है और उन्हीं के बारे में सोच सोच के तुम गिल्ट महसूस कर रहे हो कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो कर दिया, काश मैं पढ़ लेता। पर तुम उन मोमेंट्स को कैसे भूल गए जहाँ तुमने फाइट बैक मारी थी, जहाँ तुमने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला था। अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त से बात हुई, उसने मुझे बताया कि क्लास 11th में वो थोड़ा सा डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा सैड था। वो हम लोग को बोल रहा था कि तुम लोग मैसेज भी नहीं करते थे, बात भी नहीं करते थे। हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ था, उसने बताया नहीं, बट उसने बोला कि नवंबर दिसंबर तक वो मूव ऑन हो गया था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपने रूम के अंदर इमोशनली तुमने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ये सिर्फ तुम ही जानते हो। इट वॉज यू वर्सेज योर माइंड, और इसके बारे में कोई नहीं जानता। एंड बिलीव मी ये सबके साथ होता है, इट्स नॉर्मल। 3 इडियट्स मूवी हम सब ने देखी है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उस मूवी में कौन जीता और कौन हारा? आई नो 90% लोग बोलेंगे कि रणछोड़ दास जीता और चतुर रामालिंगम हार गया, बट इन रियलिटी चतुर हारा नहीं था,
और ना ही राजू हारा था, ना ही फरहान हारा था जॉय, द मैन हु वांटेड सम सनशाइन। आई नो उसने किया, इसमें उसकी गलती नहीं थी, सिस्टम की गलती थी, बट वो हार गया, उसने सरेंडर कर दिया, वो ज़िंदगी से हार गया। यू नो व्हाट, थ्री इडियट्स बहुत ज़्यादा डीप मूवी है। मूवी में तो हमें 3 अलग-अलग इडियट्स दिखाए जाते हैं, बट इन रियलिटी हमारे देश में 3 इन 1 इडियट्स पाए जाते हैं, जिनका दिमाग रणछोड़ दास जैसा, जिनकी फैमिली कंडीशन रस्तोगी जैसी और इंटरेस्ट फरहान जैसा। सो दिस वाज इट। जाते जाते मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो से मैक्सिमम वो लोग रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है, जो पहले ऑफलाइन में थे या बाद में ऑफलाइन में चले गए, वो हो सकता है मुझसे डिफर करें, एंड आई वेलकम यू। आप कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो विथ टाइम स्टाम्प। दूसरी बात, मैं कोई स्पेशलिस्ट या मेंटर नहीं हूँ, मुझे एक दोस्त की तरह समझो, एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, बट स्टिल ऐसा हुआ हो, देन आई एम सॉरी। do 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 do